हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग आपका इंटरनेशनल लॉ में जो एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं वो है ह्यूमन राइट्स का। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल लॉ का, मानवाधिकार। मानवाधिकार पहले इंटरनेशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, मानवाधिकारों को या ह्यूमन राइट्स को नहीं दी जाती थी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ स्टेट्स के या राज्यों के क्रियाकलापों से ही रिलेटेड कहा जाता था कि सिर्फ स्टेट्स के क्रियाकलापों को ही मैनेज करती है इंटरनेशनल लॉ। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स उससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे, नहीं माना जाता था, नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती थी पहले। तो सुनिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि में केवल राज्यों के क्रियाकलापों से ही संबंध रखा जाता था, संबंधित थी इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि। सोलली कंसर्न्ड विद स्टेट्स, व्यक्तियों का कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। तो इंडिविजुअल हैड नो लीगल सिग्निफिकेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। पहले इंडिविजुअल्स को ही इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी इंटरनेशनल लॉ में, तो उनके राइट्स को कैसे दी जाएगी? ऑब्वियस है कि उनके राइट्स को तो तब दी जाएगी जब इंडिविजुअल को एक जगह मिलेगी इंटरनेशनल लॉ में। तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था पहले इंटरनेशनल लॉ में। बट states were the only subjects of international law. Other entities included individuals were only objects. ये कह रहे हैं कि जो स्टेट्स थे वो ही सिर्फ विषय होते थे अंतर्राष्ट्रीय विधि के, और बाकी सब जो अदर एंटिटीज या गैर इकाइयां होती थी और जिसमें इंडिविजुअल भी शामिल थे, वो सब उसके केवल ऑब्जेक्ट होते थे। ऑब्जेक्ट मतलब लक्ष्य होते थे, सब्जेक्ट नहीं होते थे, विषय नहीं होते थे। विषय तो सिर्फ जो स्टेट्स थे, राज्य थे, वही होते थे। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये बात क्लियर हो गई कि अगर पूरे विश्व में वैश्विक शांति स्थापित करनी है अगर, तो इंडिविजुअल्स को एक अच्छी स्थिति में लाना पड़ेगा। उनके अधिकारों, उनकी जो उनके जो एक स्टेटस है एक इंडिविजुअल का पूरे वर्ल्ड में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मतलब उसको एक ऐसी स्थिति में लाना पड़ेगा कि जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। और ऐसा कब होगा? जब इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए जाएंगे, उनको एक गरिमामय जीवन दिया जाएगा। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थॉट, मतलब सोचा गया। तो सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी तभी बनी रह सकती है जब इंडिविजुअल की पोजीशन ट्रांसफॉर्म हो जाए, उनकी पोजीशन में, उनके स्टेटस में बदलाव लाया जाए और उन्हें राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स दी जाए। इन्हीं सब अधिकारों में से एक अधिकार जिन्हें मानवाधिकार नाम दिया गया, जो कि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। अब आजिए मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का मतलब आप क्या समझेंगे? ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम जो मानव हैं, ये एक रैशनल बीइंग्स इनको कहा जाता है। रैशनल बीइंग्स का मतलब होता है एक तरीके से बुद्धिमान प्राणी, एक तार्किक, तर्क या लॉजिक के आधार पर जीने वाले प्राणी इनको कहा जाता है, मानव को। और इसीलिए इन्हें कुछ मूल और अहरणीय अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। अहरणीय मतलब जिसका हरण नहीं किया जा सकता, जो कि इनसे छीने नहीं जा सकते। तो ऐसे इनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनको कि मानव अधिकार कहा जाता है। These rights belong to them because of their existence. They became operative with their birth. वो कहते हैं कि मानव के अस्तित्व के कारण ये अधिकार उनसे जुड़े होते हैं और जन्म लेते ही वो उसमें विहित हो जाते हैं। कि जैसे ही आप एग्जिस्ट करते हैं, जब आपका जन्म नहीं होता है और जन्म से पहले जब आप एग्जिस्ट करते हैं, तभी ये आप मतलब ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। आपके एग्जिस्टेंस के साथ ही ये आप में निहित होते हैं और ये ऑपरेट हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं आपके जन्म के साथ ही, आपके बर्थ के साथ ही ये लागू हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मानव के अस्तित्व के कारण ये अधिकार उनसे जुड़े हैं और जन्म लेते ही ये इसमें विहित हो जाते हैं। मानव अधिकार उन सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, मतलब ये हर एक व्यक्ति को प्राप्त होंगे। उनका चाहे कुछ भी मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता कुछ भी हो। तो आप सुनिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड नेशनैलिटी, दीज राइट्स आर असेंशियल फॉर ऑल। ये सब के लिए बहुत जरूरी है। उनकी जात या उनकी लिंग और धर्म कुछ भी इसमें मायने नहीं रखता। एक मानव होने के नाते ये सब अधिकार
उन्हें प्राप्त होते हैं, तो इन्हें मानवाधिकार कहा गया। दीज राइट्स आर असेंशियल फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी। हर एक मानव को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए ये अधिकार मिलने ही चाहिए, ऐसा कहा जाने लगा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिकॉज ऑफ देयर इमेंस सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन बींग्स, इनका बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस एक ह्यूमन बीइंग के लिए होती है, इसलिए ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज फंडामेंटल राइट्स। तो इन्हें क्या क्या नाम दिया गया, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने के कारण इन्हें क्या क्या नाम से पुकारा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑल्सो रेफर्ड टू एज फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार इन्हें कहा जाता है। बेसिक राइट्स, इन्हें आधारभूत अधिकार कहा जाता है। इनहेरेंट राइट्स, अंतर्निहित, जो एक मानव होने के नाते आपके भीतर ही अंतर्निहित है, ये अधिकार इनको नाम दिया जाता है। और नेचुरल राइट्स और बर्थ राइट भी इन्हें बोला जाता है। एक प्राकृतिक अधिकार है जो प्रकृति ने ही आपके भीतर एक मानव को दिए हैं, नेचुरल राइट्स भी इन्हें कहा जाता है। और बर्थ राइट, जन्म अधिकार भी इन्हें कहा जाता है। उन सभी अधिकारों को मानव अधिकार कहा जा सकता है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और सभी लॉज, भले ही वो स्टेट लॉ हो, किसी भी राज्य के कानून हो, या फिर इंटरनेशनल लॉ हो, अंतर्राष्ट्रीय विधि हो, ह्यूमैनिटी या मानवता के बेनिफिट या हित में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कानून बन रहा हो, भले वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा हो या किसी स्टेट के लेवल पर बन रहा हो, वो बनना कैसे चाहिए, मानवता के हित में, मानव ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए बनाए जाने चाहिए। तो ये आपकी परिभाषा या कैसे आप इसको समझाएंगे ह्यूमन राइट्स को, वो हो गया। इसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो आप इसको सिविल और राजनीतिक अधिकार कहेंगे। इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे, आपकी बुक्स में सब मिल जाएगा। इसमें प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसको कहेंगे। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी, जिसको आप एकांतता का अधिकार कहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, यातना से मुक्ति का अधिकार आप कहेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, अगर आपके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार होता है तो उससे आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, वो अधिकार आपको इसमें मिलते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, विचार एवं धर्म की स्वतंत्रता। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको आवागमन की स्वतंत्रता सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आधार पर मिलती है। इसके बाद आपके सेकंड टाइप के जो हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं, जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आप कहेंगे इन्हें। दीज ऑल राइट्स और फ्रीडम आर रिलेटेड टू द गारंटी ऑफ मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ टू ह्यूमन बींग्स। ये कह रहे हैं कि ये इन अधिकारों का संबंध एक ह्यूमन के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने से है। ये कह रहे हैं कि जो ये सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स हैं, ये एक व्यक्ति को एक जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, कि इन राइट्स के बिना वो एक व्यक्ति जीवन ही नहीं एक गरिमामय जीवन नहीं जी सकता, ऐसे अधिकार इसमें आते हैं सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स में। तो ये कह रहे हैं कि इसमें इनकी एब्सेंस से ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर ये सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट आपको, ये जो मैं बता रही हूँ, आपको नहीं मिलेंगे, तो एक मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इनमें क्या क्या काउंट किए जाएंगे, इसमें फर्स्ट आएगा आपका एडिक्वेट फूड। एडिक्वेट फूड का मतलब पर्याप्त भोजन एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए। इसके अलावा क्लोथिंग, हाउसिंग एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक जिसको आप कहेंगे वस्त्र, भोजन और आवास तथा जीवन के समुचित स्तर तक भूख से स्वतंत्रता जिसको आप कहेंगे, ये सब आपको मिलेगा। इसके बाद आपका है इसमें राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, इसमें आपको काम करने का अधिकार और सोशल सिक्योरिटी, या आप जिसको कहेंगे सामाजिक एक सिक्योरिटी, सुरक्षा, आपको ये सब एक बेसिक गरिमामय जीवन जीने के लिए आपको जो अधिकार मिलने चाहिए, उसमें आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट हैं, जो आपके और भी बुक्स में आप देख लेना। इसके बाद आपका है एवोल्यूशन, या जिसको आप कहेंगे विकास। किस तरीके से जो मानव अधिकार का एक कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट हुआ, या जो एक इसका विकास आप देखेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो इसका हम एवोल्यूशन देखेंगे। ये कह रहे हैं कि मानव अधिकार की अवधारणा का विकास।
ह्यूमन राइट्स आर रूटेड इन एंशियंट थॉट्स, बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने विचारों में इनका रूट देखा जाता है, इनका नींव देखी गई है। फ्यू ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स रिकॉग्नाइज द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स। कुछ यूनानी और रोमन जो दार्शनिक थे उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के विचार को मान्यता दी थी। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? प्रकृति ने ही जो मानव को जन्म से अधिकार दिए हैं, दैट इज कॉल्ड प्राकृतिक अधिकारों कि उन्होंने एक को रिकॉग्नाइज किया कि मानव को प्रकृति ने ही कुछ अधिकार दिए। तो ग्रीक और रोमन दार्शनिकों ने ये सब स्टार्ट किया बहुत पहले से। तो इसमें क्या क्या कौन कौन जो जिनका हम नाम लेते हैं, तो सबसे पहले हम प्लेटो का नाम लेते हैं, जो कि 427 टू 348 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिनका टाइम समय बताया गया है, तो वो 427 से 348 बीसी या बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व जिसको आप कहते हैं। तो प्लेटो वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स टू एडवोकेट अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट। ये कहते हैं कि प्लेटो जो है वो सबसे पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने जिसको आप कहेंगे एथिकल कंडक्ट, मतलब नैतिक आचरण का एक सार्वभौमिक मानक की उन्होंने वकालत की। नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानक का क्या मतलब है? मानक होता है एक स्टैंडर्ड, और सार्वभौमिक जो सबके लिए होता है, और नैतिक आचरण का मतलब है कि एक व्यक्ति के साथ एक नैतिक आचरण होना चाहिए, और वो सबके सार्वभौमिक मानक मतलब सबके लिए एक स्टैंडर्ड लिविंग होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड एक तरीके से आप कह सकते हैं नैतिक आचरण सबके साथ होना चाहिए। मतलब एक एज अ ह्यूमैनिटी जिसको आप बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ उन्होंने नैतिक आचरण के एक सार्वभौमिक मानक होते हैं स्टैंडर्ड्स, कि आप इस स्टैंडर्ड से कम तरीके से तो किसी मानव के साथ बिहेव कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने प्लेटो ने एक नैतिक आचरण के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानक की, एक स्टैंडर्ड की वकालत की कि आप एक ह्यूमन के साथ इस तरीके का नैतिक आचरण करेंगे, इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते। तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बताया कि ऐसा एक ह्यूमन के साथ बिहेव करते हुए आपको इस तरीके का मानक या एक स्टैंडर्ड तो रखना ही पड़ेगा। तो प्लेटो ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद आप एरिस्टोटल का नाम लेंगे, एरिस्टोटल या जिसको अरस्तु आप कहेंगे। इनका टाइम 384 टू 322 है। 380 आप लिख लीजिए, 384 टू 322 बीसी इनका टाइम पीरियड है एरिस्टोटल का, अरस्तु का जिसको आप कहते हैं। इन्होंने अरस्तु ने राजनीति में जस्टिस और वर्च्यू, न्याय और सद्गुणों की बात की। इन्होंने कहा कि राजनीति में न्याय होना चाहिए और सद्गुण होने चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने राजनीति के सद्गुणों की बात की। 384 टू 322 इनका टाइम है बीसी बिफोर का। इसके बाद सिसिरो आपका आए। हम विकास देख रहे हैं, हम हिस्ट्री देख रहे हैं मानवाधिकारों की कि कब कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और किन्होंने इसके बारे में बात की। तो उसके बाद सिसिरो जिनका टाइम पीरियड 106 से 43 बीसी, 106 टू 43 बीसी इनका टाइम है सिसिरो का। तो इन्होंने भी रोमन स्टेट्समैन या राजनेता थे ये सिसिरो जो थे वो रोमन स्टेट्समैन या जिनको राजनेता कहते हैं थे, रोमन थे ये। और उन्होंने अपनी बुक द लॉज, इनकी बुक थी द लॉज, उसमें प्राकृतिक विधि एवं मानव अधिकारों की नींव रखी। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले बात की। उसमें दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स इन हिज वर्क। उन्होंने अपने काम में जो भी इन्होंने लिखा, द लॉज इनकी बुक का नाम था, उसमें इन्होंने मानव अधिकारों की नींव रखी और उसके बारे में बात की। इसके अलावा सोफोक्लेस, मैंने इनका भी लिखा है, ये सोफोक्लेस स्टोइक, और इसके अलावा सेंट थॉमस एक्विनास जो थे, जो ये ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, इन्होंने नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ से रिलेट किया। इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की बात की। सबके मैंने सोफोक्लेस, स्टोइक, एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास, ये क्रिश्चियन थे, इन्होंने भी नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ को रिलेट किया। यूनान के सिटी स्टेट में सिटीजन्स ऑफ यूनान के सिटी स्टेट में सिटीजन्स को कई प्रकार की फ्रीडम्स और राइट्स दिए गए। उस टाइम पर यूनान जो जगह में सिटी स्टेट एक जगह थी, उसमें सिटीजन्स को कई प्रकार की फ्रीडम्स, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और बहुत से प्रकार के अधिकार या राइट्स दिए गए। और इस प्रकार रोमन लॉज के जस्ट सिविल द्वारा, ये मैंने आपका लिखा है, जस्ट सिविल
एक है वहाँ पे लॉ हुआ, तो उसमें रोमन लॉज के जस्ट सिविल द्वारा रोम वासियों को कई प्रकार के अधिकार उस समय पर दिए गए। दस इस प्रकार से द ओरिजिन्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर यूजुअली अग्रीड टू बी फाउंड इन ग्रीको रोमन एंड इन नेचुरल लॉ डॉक्ट्रिन्स ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मैंने लिखा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोइसिज्म में। तो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिन था ह्यूमन राइट्स का, द ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर यूजुअली अग्रीड टू बी फाउंड इन ग्रीको रोमन। ग्रीक रोमन जो दर्शन था, ग्रीक रोमन फिलॉसफी थी, उसमें ये पाया जाता है ह्यूमन राइट्स का जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है वो ग्रीको रोमन या ग्रीक रोमन फिलॉसफी या दर्शन में पाया जाता है। एंड इन नेचुरल लॉ डॉक्ट्रिन्स ऑफ स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म का जो नेचुरल डॉक्ट्रिन है लॉ का, उसमें भी ये पाया जाता है। स्टोइसिज्म क्या है? द स्कूल ऑफ फिलॉसफी फाउंडेड बाय ज़ीनो एंड सिटियम। ज़ीनो एंड सिटियम के द्वारा फिलॉसफी का जो स्कूल फाउंड किया बनाया गया ज़ीनो एंड सिटियम के द्वारा, उसे स्टोइसिज्म कहा जाता है। उसमें भी जो नेचुरल लॉ या फिर मानव अधिकारों की बात की गई। विच हेल्ड दैट अ यूनिवर्सल फोर्स pervades all creation and that human conduct should therefore be judged according to the law of nature। ये कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने ज़ीनो एंड सिटियम ने ये कहा कि एक यूनिवर्सल फोर्स परवेड, या परवेड करना का मतलब होता है कि अस्तित्व में है या एक व्याप्त है सब जगह। क्या? यूनिवर्सल फोर्स, एक सार्वभौमिक, एक इन्होंने कहा कि एक बल है, एक फोर्स है जो सभी क्रिएशंस को क्रिएट करती है और therefore be judged according to the law of nature, और उन्हें हमें जज करना चाहिए लॉ ऑफ नेचर या प्राकृतिक लॉ के द्वारा, प्राकृतिक विधि के द्वारा हमें उन्हें उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो एक नेचुरल लॉ या फिर एक मानव अधिकारों की इन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के सामंतों को प्रदान किया गया। इंग्लैंड में जो सामंत थे उनको 1215 में, 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा एक लॉ है मैग्ना कार्टा, जो कि सामंतों को प्रोवाइड किया गया, उनको उपलब्ध कराया गया, क्योंकि सामंतों को बहुत उस समय पर बहुत भारी टैक्स लगाए जाते थे, उन पर बहुत भारी कर लगाए जाते थे उन सामंतों पर, जो सामंत होते थे उस टाइम पे इंग्लैंड में। तो उनको उन करों से, उन टैक्सेस से रिलीफ देने के लिए, उनको उनसे छुटकारा देने के लिए, थोड़ा रिलीफ देने के लिए, उनको उपचार देने के लिए मैग्ना कार्टा को बनाया गया, मैग्ना कार्टा को लॉन्च किया गया, मतलब उसको उनके लिए उपलब्ध कराया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था? सम्राट की निरंकुशता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना था। जो उस टाइम पे जो सम्राट थे, जो वहाँ के किंग थे, वो बहुत निरंकुश थे और उन सामंतों को बहुत सारा टैक्स उनको पे करना पड़ता था। उन टैक्सेस से उनको रिलीफ देने के लिए मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया उनको। दिस इज अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ किंग। जो मनमानी थी किंग की, या जो सम्राट की मनमानी थी, उससे राहत प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा उनको उपलब्ध कराया गया। मैग्ना कार्टा ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरी ट्रायल। जो मैग्ना कार्टा था उसने ज्यूरी विचारण की अवधारणा, जो ज्यूरी ट्रायल होता है, बहुत सारे जजेस को बैठ के जो जजमेंट देते हैं, तो ज्यूरी ट्रायल को भी इसने मैग्ना कार्टा ने इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार्ट करवाया इन क्लॉज 39 क्लॉज में, विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। जो मनमानी पूर्ण अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट को आप कहेंगे कि जेल में डाल दिया जाते थे मनमाने तरीके से, उससे राहत दिलाई ये जो ज्यूरी ट्रायल इंट्रोड्यूस कराया मैग्ना कार्टा ने, उससे उनको राहत दिलाई। So Magna Carta set the principle that the power of the king was not absolute। तो मैग्ना कार्टा ने ये एक धारणा बताई, एक उपचार दिया उनको कि जो किंग की पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो राजा की या सम्राट की ताकत है या पावर है, उनकी शक्ति है, वो आत्यांतिक नहीं है, वो एब्सोल्यूट, या उन पर भी मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि पहले ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं था। जो मैग्ना कार्टा में जो राहतें दी गई थी, जो उपचार दिए गए थे, वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए, जो कुछ खास लोग थे, प्रिविलेज क्लास थी, उनको ही ये उपलब्ध थे। बट 1689 में बिल ऑफ राइट्स, 1689 में
बिल ऑफ राइट्स 1689 में। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा, जो ये पहले सभी को उपलब्ध नहीं था, ये राहतें उपलब्ध नहीं थी, तो 1689 में बिल ऑफ राइट्स में सभी इंग्लिश लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया, सभी इंग्लिश लोगों को ये उपलब्ध हो गया और सभी सिटीजन्स इसमें सम्मिलित कर लिए गए। इसके अलावा 1776 में 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 13 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1776 में, और 1776 में ही द वर्जीनिया डिक्लेरेशन, जो वर्जीनिया का घोषणा हुई, और इसके अलावा 1789 में फ्रेंच डिक्लेरेशन में, फ्रेंच घोषणा ने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी अपने लॉज में ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड करने के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित किया। तो इस तरीके से आप इसका बताएंगे। इसके बाद 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक कई स्टेट्स ने अपने लॉज में ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड तो कर लिया, बट इन्हें मानव अधिकार टर्म, एक मानव अधिकारों का नाम, जो टर्म शब्द था, वो नहीं दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमस पेन ने मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया, जो कि फ्रांस डिक्लेरेशन में राइट्स ऑफ मैन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। राइट्स ऑफ मैन शब्द का प्रयोग किया थॉमस पेन ने, जो कि फ्रांस डिक्लेरेशन में राइट्स ऑफ मैन ना शब्द का प्रयोग किया गया। बट राइट्स ऑफ मैन जो था शब्द, उसमें सिर्फ पुरुषों के अधिकार, ऐसा लगता था कि सिर्फ ये पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं, इसमें जो फीमेल्स थी उनको शायद इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन वो इंक्लूडेड तो थी, बट इसके नाम को राइट्स ऑफ मैन की जगह, क्योंकि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट मिसिंग इसमें लगता था, इसलिए मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया। राइट्स ऑफ मैन की जगह मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स का इसको टर्म या नाम दिया गया। थॉमस पेन ने जो इसको नाम दिया था, सबसे पहले थॉमस पेन ने इसको मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, एवोल्यूशन, इसका विकास जो मानवाधिकार का था, ये आपका दिस इज ऑल अबाउट मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।